नमस्ते बच्चों, क्लास 7 हम 7 चैप्टर तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम 8 चैप्टर कंप्लीट करेंगे। पाठ 8, पाठ का नाम है यात्री की डायरी। ठीक है, चैप्टर के नाम से ही समझ में आ रहा है कि जो यात्री लोग होते हैं अर्थात जब जो घूमने जाते हैं तो वहाँ का जो भी दृश्य होता है या जो भी उनका अनुभव होता है उसको एक डायरी के माध्यम से उसको लिखते हैं और फिर हम उनको उनकी लेखनी के माध्यम से उनके अनुभव को हम पढ़ पाते हैं, समझ पाते हैं कि उन्होंने क्या वहाँ पे देखा, कैसा फील किया, क्या क्या चीज़ें उनको समझ में आई, वहाँ पे क्या क्या उनको जानकारियाँ मिली। इन सारी चीज़ों के बारे में फिर हमें भी जानकारी मिलती है उनकी डायरी के माध्यम से। तो आज हम स्टार्ट करेंगे। पहला है 15 अप्रैल मंगलवार, सऊदी अरब, अर्थात सऊदी अरब की यात्रा का यहाँ पे वर्णन है। दूर दूर तक फैले रेत के टीले, भीषण गर्मी और हरियाली का नामो निशान नहीं, फिर भी मौज मस्ती में कहीं कोई कमी नहीं। अरब देशों की ऊंट दौड़ मेरे लिए अविस्मरणीय अनुभव रहा। यह दौड़ 10 से 20 किलोमीटर की दूरी की होती है और हजारों की संख्या में लोग इसे देखने आते हैं। यह दौड़ देखने का मेरा पहला अनुभव था। तेज गर्मी और उड़ती धूल के बीच भी दर्शकों का उल्लास देखते ही बनता था। दौड़ मार्ग के दोनों ओर लोगों की उल्लासपूर्ण चिल्लाती भीड़ रोमांचित करने वाली थी। सैकड़ों की संख्या में उमंग से भरे ऊंट सवार पल भर में ही रेत के समुद्र में विलीन हो गए। समारोह के साथ ये ऊंट भी दौड़ के अभ्यास के पश्चात अपने मालिक के भाग्य का फैसला करने आते हैं। साहस और जोश की प्रतीक यह ऊंट दौड़ एक विचित्र रोमांचकारी अनुभव था। तो बच्चों, आपने देखा कि यहाँ पे आपने ऊंट दौड़ के बारे में ज्ञान प्राप्त किया कि सऊदी अरब में ऊंट दौड़ होता है और वहाँ का जो इन्वायरमेंट है या वहाँ का जो वातावरण है वो कैसा है कि दूर दूर तक फैले रेत के टीले, अर्थात वहाँ पे रेत बहुत होती है और गर्मी का मौसम होता है, अर्थात गर्मी वहाँ पे ज़्यादा होती है और हरियाली का नामो निशान नहीं, अर्थात जाहिर सी बात है कि जहाँ पर रेतीली ज़मीन होती है वहाँ पर हरियाली नहीं हो सकती। लेकिन इन सब के होते हुए भी वहाँ के लोग जो हैं ऊंट दौड़ के लिए वो काफ़ी उत्साहित हैं। उनको धूप से या गर्मी से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो इसमें इस डायरी से हमें ये पता चला कि ऊंट दौड़ जो होता है वो कहाँ पे होता है, सऊदी अरब में। ठीक है, दूसरा हम पढ़ेंगे 17 मार्च सोमवार, आयरलैंड। सर पैट्रिक की याद में आज यहाँ मार्दी ग्रास का पर्व मनाया गया। हरे कपड़े पहने बच्चों की परेड बेहद सुंदर थी। पिछले वर्ष बेल्जियम का मार्दी ग्राम उत्सव देखा, वह उससे पूरी तरह भिन्न था। लोगों ने विदूषकों की भांति वस्त्र पहन रखे थे, सिर पर शुतुरमुर्ग के पंखों की टोपियाँ, कमर में घंटियाँ बांधे नाचते गाते लोग मार्गों पर घूमते हैं। ये दर्शक संतरों की टोकरियाँ अपने साथ रखते हैं। नृत्य करते हुए वे दर्शकों पर संतरे फेंकते हैं। शुरू में तो यह मुझे अजीब लगा, लेकिन फिर देखा कि दर्शक संतरे फेंकने का बहुत आनंद ले रहे हैं। देर रात की दावत बहुत मनोरंजक थी। वहाँ मुझे पता चला कि मार्दी ग्राम उत्सव का आरंभ फ्रांस में हुआ था। धीरे धीरे यह उत्सव इटली और ब्राज़ील में भी मनाया जाने लगा। पुरातन काल में इस अवसर पर पेरिस की गलियों में बैलों की सवारी निकाली जाती थी तथा पीछे पीछे लोग नाचते गाते आते थे, किंतु समय के साथ साथ उत्सव की रूपरेखा भी बदल गई। तो यहाँ पे आपने आयरलैंड के बारे में पढ़ा कि सर पैट्रिक की याद में आज यहाँ मार्दी ग्रास का पर्व मनाया जा रहा है। ठीक है, तो वहाँ पे सर पैट्रिक थे जिनकी याद में मार्दी ग्रास का पर्व मनाया जाता है और उसमें क्या होता है कि हर कोई ग्रीन रंग का, बच्चों की परेड बेहद सुंदर है और हरे कपड़े वो पहने हुए हैं, जैसा कि आपका ये हरे रंग से कलर भी है। और आगे वो बताते हैं कि पिछले वर्ष बेल्जियम का मार्दी उत्सव ग्राम उत्सव देखा, वह उससे पूरी तरह भिन्न था, अर्थात उन्होंने बेल्जियम के बारे में बताया कि बेल्जियम का जो मार्दी ग्रास उत्सव था वो उससे अलग था। आगे वो बताते हैं कि विदूषकों की भांति वस्त्र पहन रखे थे। इसके बाद फिर सिर पर शुतुरमुर्ग के पंखों की टोपियाँ, कमर में घंटियाँ बांधे नाचते गाते मार्गों पर घूमते हैं। ये दर्शक संतरों की टोकरी, अर्थात उनका ये उत्सव किस प्रकार से मनाया जाता है इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं।
और आगे आगे ये भी कहते हैं कि यह उत्सव पहले यहीं तक सीमित था, लेकिन बाद में फिर ये और भी देशों में गया। जैसे यहाँ पे उन्होंने बताया कि मार्दी ग्रास का आरंभ, जो उत्सव का आरंभ है वो कहाँ से हुआ था, फ्रांस से हुआ था। लेकिन ये धीरे धीरे क्या हुआ, उत्सव इटली और ब्राज़ील में भी मनाया जाने लगा। इसके बाद फिर नेक्स्ट यहाँ है 10 जनवरी शुक्रवार भारत के बारे में दी गया है। दक्षिण भारत की सुंदरता ने मेरे मन को मोह लिया है। यहाँ 2-3 दिन से पोंगल मनाया जा रहा है। स्थानीय मित्रों के घर मुझे भी आज चावल के विभिन्न पकवान खाने को मिले। शाम के समय यहाँ बैलों से संबंधित प्रदर्शन हुआ। उनके सींगों पर नोटों के बंडल बांधकर उन्हें भगाया गया। तालियां बजाते लोग और जूझते हुए युवा एक अजीब सा रोमांच उत्पन्न कर रहे थे। आगे साहसी युवक पूरे जोश से उन बंडलों को लेने का प्रयास कर रहे थे। हजारों लोग इस अनूठे दृश्य का आनंद ले रहे थे। शूरवीरता प्रदर्शन का यह खेल मुझे बहुत पसंद आया। इससे मुझे पिछले मार्च में देखे ऑस्ट्रेलिया के मुम्बा पर्व की याद आ गई। मेलबर्न में 11 दिन तक मैंने इस पर्व का आनंद लिया था। वहाँ की नौका दौड़ देखकर मुझे भारत के केरल राज्य में होने वाली नौका दौड़ का भी स्मरण हो आया। कुछ खेल कितने मिलते जुलते हैं। मुम्बा के दौरान जल खेल और नौका सज्जा देखने लायक होती है। वहाँ तरह तरह की नाटक प्रतियोगिताएं व हस्त मेलों का आयोजन किया जाता है। कहा जा सकता है कि ये मेले ही मुम्बा की विशेषता हैं। वैसे तो मुम्बा में तरह तरह की परेडों का अपना अलग ही विशिष्ट स्थान है, पर कभी कभी 100 फुट लंबा कपड़े का कीड़ा सड़क पर रेंगता हुआ दिखाई देगा, तो कभी कागज, कपड़े और लकड़ी से बने अन्य जीव जंतु तरह तरह के करतबों से दर्शकों का मन मोह लेते हैं। अर्थात यहाँ पे इन्होंने दो उत्सव का कंपेयर किया है। एक उन्होंने क्या बताया कि ऑस्ट्रेलिया में मुम्बा है, और दूसरा उन्होंने केरल के बारे में बताया कि वहाँ पे दक्षिण भारत में जो पोंगल का त्यौहार मनाया जाता है उसके बारे में यहाँ पे उन्होंने बताया। इसके बाद फिर वैसे तो मुंबई में तरह तरह की परेडों का अपना एक अलग ही विशिष्ट स्थान है, पर कभी कभी 100 फुट लंबा कपड़े का कीड़ा सड़क पर रेंगता हुआ दिखाई देगा, तो कभी कागज, कपड़े और लकड़ी से बने अन्य जीव जंतु तरह तरह के करतबों से दर्शकों का मन मोह लेते हैं। अर्थात ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे जीव जंतु पाए जाते हैं, तो इसलिए वहाँ पे क्या होता है कि मुंबई में तरह तरह के परेडों का, अर्थात अलग अलग परेड होती है। और कभी क्या होता है कि 100 फुट लंबा कपड़े का कीड़ा, अर्थात कोई भी कीड़े का आकार देते हैं जो कपड़े से बनाते हैं, और वो क्या होता है हमें सड़कों पर ऐसे ही रेंगते हुए दिखाई देता है। और आगे उन्होंने बताया कागज, कपड़े और लकड़ी से भी बने होते हैं। आगे मुंबई के अंतिम दिन लोग विभिन्न प्रकार के मुखौटे लगाकर परेड में भाग लेते हैं। मधुर धुनों पर नाचते गाते नवयुवकों, स्त्री पुरुषों को देखकर मन उल्लास से भर उठता है। सचमुच जीवन की एक रसता को दर्शाने में पर्वों की विशेष भूमिका है। ये मानव मन में जोश एवं उमंग का संचार कर देते हैं और जीवन के कैनवास पर रंगों की मधुरिमा छिटका देते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि हम जो भी यहाँ पे डायरी के माध्यम से हमने अलग अलग देशों की अलग अलग प्रथाएं या फिर वहाँ के क्या रीति रिवाज है उनके बारे में हमने जानकारी ली। और ये जो हमारे त्यौहार होते हैं ये क्या करते हैं कि हर इंसान को एक एकता में बांधने का संदेश देते हैं। दूसरा जो हमारे अंदर की जोश है या फिर जो भी खुशी का जो माहौल होता है एक, उसके माध्यम से हम अपने विचारों को प्रकट करते हैं। तो ये था हमारा 8 चैप्टर यात्री की डायरी जो कि कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर और शब्दार्थ, बुक वर्क, ये सारा आपका अगले वीडियो में होगा। लेकिन पहले आपको बुक पढ़ के कठिन शब्दार्थ लिखेंगे और बुक वर्क अपना फिल करना है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।